हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार ज़रा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है? चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार ज़रा बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ आपका ऑल ओके है? ठीक है सब कुछ। तो आज का बच्चा हमारा टॉपिक क्या रहेगा मैम? ब्रेन हमारा टॉपिक रहेगा। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा बायोलॉजी में सबसे फेवरेट टॉपिक ब्रेन ही होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम में देखो 10-12 क्वेश्चन है, वही रिपीट करके पूछता है ना। तो अब ऐसे तो 10-12 क्वेश्चन मैं तुम्हें कर रहा हूं तो 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नॉलेज पर्सपेक्टिव से और हमें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इस चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए और डिटेल में पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं खुद आज भी जब ब्रेन के बारे में जितनी चीजें हैं उतना सीखने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ, और जितना मैं पढ़ती हूँ ना मेरे को आसानी होती है अपनी लाइफ को समझने में, है ना। ये जो थॉट प्रोसेसिंग हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, ये जो इतनी सारी चीजें हमारे शरीर में क्रिएट होती हैं, इन सब में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे पहले जब सोचते थे ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के बाद में बहुत सारी चीजों में हेल्प मिली है। तो मैं वैसे ही आपको भी पढ़ाऊंगी और सारी चीजों में कोशिश करूंगी कि आप लोगों की भी काफी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बच्चे टॉपिक क्या रहेगा आपका? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो है बच्चा, ये आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है। अब एक बात बताओ, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग कंडीशन में कौन है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग कंडीशन में हम सो रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या हमारा दिमाग कभी रेस्ट करता है ना? नहीं। सबसे ज्यादा वर्किंग कंडीशन में यानी सबसे ज्यादा कार्य हमेशा भागते रहने वाला होता है आपका दिमाग। आप सो जाते हो लेकिन आपका दिमाग कभी नहीं सोता, क्योंकि अगर दिमाग सो गया तो फिर इंसान भी सो ही जाएगा, है ना। तो ये हमेशा आपका कार्य करता ही रहता है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन हमको अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है ना। ब्रेन जो है ये हमको 3 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ दिखाई देता है, और इन 3 पार्ट के नाम क्या है? पहला नाम है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरा है आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ठीक है, हिंड ब्रेन यानी कि आपका पश्च मस्तिष्क। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो बच्चा आपका ब्रेन है ये आखिरकार हमारे शरीर में किस सिस्टम का पार्ट है ना। जैसे मैं स्टमक आपको आगे कराऊंगी कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, वो पाचन तंत्र का हिस्सा है। वैसे ही ये जो ब्रेन है ये हमारे शरीर में किस सिस्टम का बच्चा आपका पार्ट है? तो ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, जो हमारे शरीर में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पीएनएस, सीएनएस एंड एएनएस। एएनएस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और अगर डिवीजन भी पूछा जाता है तो वो 3 नहीं देता है, वो 2 ही लिखकर देता है। बट थोड़ा सा एडवांस जाते हैं तो फिर हमें एएनएस के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो बाय चांस किसी किताब में अगर आपको लिखा हुआ मिले तो आपको समझ में आए कि भाई हाँ आरती मैम ने हमें एएनएस के बारे में भी बताया था। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मध्य तंत्रिका तंत्र, मध्य तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कुछ जगह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपको सीएनएस के साथ में मर्ज भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। वो अपना अपना लिखने का तरीका होता है बहुत सारे टीचर्स का और राइटर्स का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
ठीक है, तो ये 3 पार्ट में बच्चा हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा ब्रेन है बच्चा वो आपका डिवाइड होता है ना, पीएनएस, सीएनएस एंड एएनएस। अब मैम इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले सीएनएस समझते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो ये आपका ब्रेन है यानी आपका मस्तिष्क है, और इसके यहाँ से बिल्कुल एकदम एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, आपका फोरामेन, जिसको फोरामेन कहा जाता है, जिसको हम लोग फोरामेन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक लार्ज ओपनिंग है, बड़ी खोखली जगह होती है, और इस खोखली जगह में से इस तरह से एक बहुत मोटी सी नर्व निकलती है जो पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी यानी पूरी हमारी इस कमर में नीचे तक फैली हुई है। एक बहुत मोटी सी ऐसे नर्व, जिसको आम भाषा में नस कह देते हैं ना, ये बहुत मोटी सी नर्व निकली होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पाइनल कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु इसको आपका कहा जाता है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर किस चीज का निर्माण करती हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मध्य तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये आपका ब्रेन है और इससे ये एक मोटी सी नर्व निकल रही है। ये दोनों हो गए आपके सीएनएस का पार्ट। अब पीएनएस क्या होता है, हमारे शरीर में ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ना, मतलब ये जो यहाँ से नर्व निकली है, इससे इस ऊपर वाले सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी नसें हैं, यानी बहुत सारी आपकी नर्व्स हैं। और ये कितने जोड़ी है, तो ये 12 जोड़ी आपकी नर्व्स होती हैं जो ऊपर वाले सिस्टम में है। ठीक है, ये कितनी है, 12 जोड़ी। अब हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला सिस्टम ही काम करता है, नीचे वाला सिस्टम भी काम करता है। तो इस नीचे वाले सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कितने जोड़ी, 31 जोड़ी, कितने जोड़ी, 31 जोड़ी निकलती है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व यानी मेरु तंत्रिका, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका निकलती है और 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती हैं। कपालीय तंत्रिका यानी क्रैनियम नर्व, क्रैनियम नर्व 12 जोड़ी निकलती है। मेरु तंत्रिका यानी स्पाइनल नर्व कितने जोड़ी निकलती है, 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, कितने जोड़ी निकलती है बच्चा, आपकी 31 जोड़ी निकलती हैं। तो ये दोनों मिलकर 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में, उनको कंट्रोल करने का कार्य इस पीएनएस का है। और ये सेंसरी पार्ट और मोटर पार्ट ये दोनों इन्हीं की ही बात कर रहे हैं, ये दोनों इन्हीं की ही बात कर रहे हैं, है ना। अलग अलग डिवीजन होता है ना, मोटर सिस्टम अलग होता है, सेंसरी सिस्टम अलग होता है, तो उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यूं समझिए कि आपकी ब्रेन से एक मोटी सी नर्व निकल गई है जिसको स्पाइनल कोड बोला गया है, और इस स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती हैं आपकी वर्टिब्री यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियां इसको आपके प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। और वो जो मोटी सी नस ऐसे कमर में बीच में आपकी स्टैब्लिश है, यानी जो बीच में ऐसे खड़ी हुई है, उससे बहुत सारी नसों का जाल निकला हुआ होता है। बस उस नसों के जाल को ही हम लोग पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीएनएस पीएनएस होपफुली बच्चा आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ब्रेन की यूनिट क्या होती है, ब्रेन की यूनिट क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रेन, तो आप आंसर लगाएंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी हमारे दिमाग की इकाई क्या है, हमारे दिमाग की इकाई क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम न्यूरॉन जो है ये हमारे दिमाग की इकाई होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो है बच्चा ये हमारे दिमाग की इकाई होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल,
हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका कौन होते हैं? तो बच्चा आपके न्यूरॉन ही होते हैं, आपके न्यूरॉन ही होते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, परसों मैंने बताया तो था कि कजन की शादी है इस वजह से। है ना, बताया तो था भी मैंने कल आपको। चलिए, तो बेसिकली भाई आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रेन, तो आप आंसर लगाएंगे न्यूरॉन, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरॉन के आसपास आपने देखा होगा इस तरह से तारेनुमा स्ट्रक्चर्स आपकी पाई जाती हैं, यानी ये तारेनुमा सेल पाई जाती हैं। इन तारेनुमा सेल का नाम क्या होता है? जो न्यूरॉन के आसपास तारेनुमा स्ट्रक्चर या तारेनुमा सेल देखी जाती हैं, इनका नाम क्या होता है? तो आप आंसर लगाएंगे मैम, इनका नाम होता है एस्ट्रोसाइट। क्या नाम होता है? एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट। इसके अलावा एक और फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर का कि आखिरकार दिमाग का, इंसानी दिमाग का वजन कितना होता है? तो इंसानी दिमाग का वजन जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम अडल्ट होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, हमारे दिमाग का वजन घटता और बढ़ता है। लड़के और लड़कियों में दिमाग का वजन अलग अलग होता है, यानी लड़कों में जब वो पैदा होते हैं तो ऑन एन एवरेज दिमाग का वजन 380 तक हो जाता है और लड़कियों में लगभग 360 तक रहता है। इसके अलावा जब एडल्ट होते हैं यानी 19 से 21 साल के बीच में लड़कों का ऑन एन एवरेज वजन 1450 ग्राम और लड़कियों का लगभग 1350 ग्राम तक हो सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जिससे आप लोगों को सुनकर बहुत ही रिलैक्स फील होगा। मतलब आप लोग बोलोगे कि वाह मैम, ये आपने ऐसी बात बता दी कि बिल्कुल एकदम साइंस पढ़ने का मजा ही आ गया। देखो, जब भी कभी आपके घर में आपकी बहन से आपकी लड़ाई होती होगी, बहन भाई की लड़ाई होती है, या अगर कोई भी मेल एक फीमेल से लड़ाई करता है, झगड़ा होता है, किसी भी रिलेशन में है चाहे, एक बहुत फेवरेट डायलॉग होता है लड़कों का कि यार ऐसा है ना, तेरे अंदर तो दिमाग है नहीं और मेरा दिमाग खा मत, मेरे पास ना इतना दिमाग नहीं है कि जो मैं तेरे साथ खराब कर सकूं, है ना। अरे मम्मी देख लो यार, इसके अंदर दिमाग तो कुछ है नहीं, मेरा दिमाग खाने के लिए आ जाती है, समझा लो इसको, है ना, फिर मैं मार दूंगा, पिटाई कर दूंगा, ये कर दूंगा। इस तरह की बहन भाई की लड़ाई होती है घरों में, है ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये बात सच है कि लड़कियों में लड़कों के मुकाबले 100 ग्राम दिमाग कम होता है। ये सच है, मेडिकली सच है, मैं कह नहीं रही हूं, ये मेडिकली सच है कि लड़कियों में लड़कों के मुकाबले 100 ग्राम दिमाग लगभग कम होता है ना। जैसे आपने देखा होगा सारे मीम्स लड़कियों पर बनते हैं कि लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट को मुड़ गई, पापा की परी और ये सब चीजें, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमने लड़कों को इस तरह की चीजें करते हुए नहीं देखा, हमने तो लड़कों को भी देखा है ऐसे करते हुए, है ना भाई। जैसे मैं ड्राइव करती हूँ तो मैंने बहुत बार लड़कों को देखा है कि लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट को मुड़ जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें और हम भी नोटिस करते हैं, बट हम उनके ऊपर ना मीम्स नहीं बनाते हैं, है ना। हमें ये लगता है ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, इंसान है यार, एरर होती है। लेकिन लड़कियों को लेकर तुरंत एकदम आपके डायलॉग और मीम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात सच है कि लड़कियों में लड़कों के मुकाबले 100 ग्राम दिमाग कम होता है। बताओ खुशी हुई कि नहीं हुई? खुशी हुई कि नहीं हुई? आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा सुन के? बताइए जल्दी से, अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैम हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। बिल्कुल राहुल, मैं एग्री करती हूं, है ना। चलिए और कुछ। देखो लड़कों को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बस मैम मजा ही आ गया ये बात सुन के कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। लेकिन आपको याद है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और ऑब्वियसली पार्थ यानी कि जो आपके अर्जुन थे, है ना, वो बोलते हैं कि माधव अपनों को ही मारना पड़ रहा है, अपनों से ही लड़ाई करनी पड़ रही है, बहुत इमोशनल उनके लिए सारी चीजें थी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, यदि ये तुम्हारे अपने हैं तो तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं, और अगर तुम्हारे सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए तो फिर ये कैसे अपने हैं? सोच के देखो ना। तो भाई जब अर्जुन बहुत बड़ी दुविधा में होते हैं तो बोलते हैं कि माधव कैसे चलाऊं अपने ही दादा पर बाण, है ना, कैसे चलाऊं जिसकी गोद में मैं खेला हूं कि पार्थ जब तुम्हारे अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं, और अगर सामने खड़े हैं तो फिर अपने कैसे हैं? वहीं पर एक और बात बोलते हैं, महाभारत के कुरुक्षेत्र में ही एक और बात बोलते हैं श्री कृष्ण से आपके पार्थ यानी कि अर्जुन
कि माधव कुछ ऐसा कहो जिसे मैं दुख में पढ़ूं या सुनूं तो खुश हो जाऊं, और खुश में पढ़ूं यानी जब मैं खुश हो रहा हूं खुशी में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं। तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि हे पार्थ, यह समय भी गुजर जाएगा। यानी लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज लाइफ में टेम्परेरी है ना। अच्छा समय आया है तो बुरा भी जरूर आएगा, और बुरा समय आया है तो अच्छा भी जरूर आएगा, है ना। ये समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और समय की खास बात यही होती है कि वो बदलता जरूर है ना। ये जितने भी लोग ऐसे चौड़े होके घूमते हैं ना, हाँ भाई अब तो हमारे हाथ में पावर है, ये है वो है, हम ऐसे कर देंगे। बेटा समय की एक बात याद जरूर रखना कि समय बदलेगा जरूर, वो कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता है। तो यही बात आप पर भी लागू होती है कि ये जो खुशी मैंने अभी आपको दी ना, ये टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी। ये आपके लिए भी है कि भाई ये समय जो है बच्चा आपका बदलेगा जरूर, यानी ये खुशी टेम्परेरी थी। लड़कियों में दिमाग का वजन लड़कों के मुकाबले जरूर 100 ग्राम कम होता है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति लड़कों के बराबर ही होती है। सोचने समझने की शक्ति उतनी ही होती है, न्यूरॉन्स में कोई चेंज नहीं होता। इवन जब हम देखते हैं कि अगर मल्टीटास्किंग होने की बात होती है, लड़कियों का दिमाग लड़कों के मुकाबले ज्यादा मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। इसके अलावा लड़कियों का दिमाग एफिशिएंटली काम करता है। लड़कियों को सोसाइटी, समाज, सारे बंधनों से अगर मुक्त कर दिया जाए तो ये मेडिकली देखा गया है कि लड़कियों का दिमाग लड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करता है। वर्किंग कैपेबिलिटी लड़कियों की ज्यादा है लड़कों के मुकाबले। लड़कियों के दिमाग में डिस्ट्रैक्शन कम होता है लड़कों के मुकाबले। ये सारी चीजें मेडिकली आपकी देखी जा चुकी हैं। तो खुश तो आप लोग है ना, खुश तो बहुत होंगे तुम, खुश तो बहुत हो लिए, लेकिन सच्चाई भी अब तुमको जान लेनी चाहिए, है ना। देखो अब सारी लड़कियां खुश हो जाएंगी, अब सारी लड़कियां खुश है। मैं मेडिकली बात कर रही हूँ, मैं आपसे कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल रही हूँ कि ऐसी हवा में बोल रही हूँ। सर्च कर लेना तुम लोग कहीं पर भी जाके, ये सब चीजें तुम्हें लिखी हुई मिल जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है न्यूरॉन से कि न्यूरॉन, जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं। जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स बच्चा इस पॉइंट को कहा जाता है, या साइनेप्टिक नोड कह देते हैं, है ना। जहां एक न्यूरॉन एंड होकर दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है कि ये जो पेड़ जैसी शाखाएं हैं, ये जो पेड़ जैसी शाखाएं हमको न्यूरॉन्स में दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डेंड्राइट बोलते हैं। इनको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, देखो न्यूरॉन से। न्यूरॉन से अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो बेलनाकार संरचनाएं आपकी बनी होती हैं न्यूरॉन में, ये जो बेलनाकार संरचनाएं बनी होती हैं इनको एक्सोन कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आपका, मैम एक्सोन कहते हैं। इसके अलावा ये एक्सोन जो है ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो जब एक एक्सोन को हम ओपन करके देखते हैं तो उसमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इस स्ट्रक्चर को माइलिन शीथ कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को माइलिन शीथ कहा जाता है। इसके अलावा न्यूरॉन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैक्स टू मैक्स यहां तक वो पहुंचेगा, इससे ज्यादा डीप आपसे न्यूरॉन से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम वापस से आते हैं कि हमारे दिमाग के कितने पार्ट हैं। तो ये है फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी में ऑलरेडी लिख चुकी हूं। फोर ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी हमारे दिमाग के 2/3 पार्ट में फोर ब्रेन रहता है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यानी मध्य मस्तिष्क हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ये होता है सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है। और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, यानी पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ती के जैसी संरचना किस दिमाग के अंदर देखी जाती है, तो पत्ती के जैसी संरचना आपकी देखी जाती है हिंड ब्रेन के अंदर। किसके अंदर,
हिंड ब्रेन के अंदर देखी जाती है। अब चलिए इनको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि फोर ब्रेन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन को दूसरे किस नाम से जानते हैं और हिंड ब्रेन को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट लिखी आती है वहां ब्रेन नहीं लिखा आता, वहां एनसीफेलोन की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आती है। तो बेसिकली ब्रेन के लिए ही हम लोग एक एनसीफेलोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर, ठीक है। अब इसको एनसीफेलोन को हिंदी इंग्लिश दोनों में एनसीफेलोन ही बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब बच्चा 4 हफ्ते का है, माँ के पेट के अंदर है, तो इसके अंदर इस तरह से ब्रेन की आपकी, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से ब्रेन की आपकी क्या बनती है, एक न्यूरल ट्यूब बनती है। 4 हफ्ते मतलब 1 महीने का, ठीक है। इस तरह से एक न्यूरल ट्यूब दिखाई देती है डॉक्टर को। तो इसमें जो प्राइमरी सबसे ऊपर वाला सेक्शन है इसको बोलते हैं प्रोएन्सेफेलोन। क्या बोलते हैं? प्रोएन्सेफेलोन, ठीक है। ये रहा प्रोएन्सेफेलोन। एन्सेफेलोन देखो सभी जगह आएगा, एन्सेफेलोन आपका सभी जगह आएगा। तो एन्सेफेलोन तो याद हो ही जाएगा क्योंकि तीनों में आ रहा है। बीच वाले को बोलते हैं मेसेंसेफेलोन। क्या? मेसेंसेफेलोन। आप ऐसे याद करोगे, बीच वाला यानी मिडिल, मिडिल मतलब स्पेलिंग में एम आएगा, स्पेलिंग में एम आएगा। और प्रो मतलब बहुत चीज एडवांस होती है तो उसको बोलते हैं ना प्रो वर्जन है। तो इसीलिए जो फोर ब्रेन होता है इसके लिए प्रो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और क्या कि भाई ऐसे बोलते हैं ना कि रोम्बो तू तो पीछे रहे, रोम्बो तू तो पीछे रहे, तो ये रोम्बेएन्सेफेलोन, रोम्बेएन्सेफेलोन। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें यहां से भी डिटेल में चला जाएगा। ये तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया, जिनके दूसरे नाम हो गए इनके। प्रोएन्सेफेलोन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि ब्रेन बनना है ना पूरा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस में? टेलेंसेफेलोन एंड डायएन्सेफेलोन, टेलेंसेफेलोन एंड डायएन्सेफेलोन। मिड ब्रेन में आपका डिवीजन नहीं होता है क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा है, बताया था, ये एज इट इज रहता है, मेन्सेफेलोन ही रहता है ये आपका। और हिंड ब्रेन में फर्दर देखो आपके 2 पार्ट डिवाइड होते हैं। ये जो आपका रोम्बेएन्सेफेलोन है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मेटेन्सेफेलोन एंड माइलिन एन्सेफेलोन, ठीक है। मेटेन्सेफेलोन एंड माइली एन्सेफेलोन। अजीबोगरीब नाम है, स्पेलिंग भी अजीब है, लेकिन आपको पेपर में कुछ भी लिखकर नहीं आना है। आप नोट्स से रिवाइज करोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। इस स्लाइड से इसी बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ, हर पेपर के बाद मेरी पीपीटी और नोट्स बदलते हैं। तो इस बार जो आपके एग्जाम हुए हैं, जेई का हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, मतलब जो पिछले वाले थे उनकी बात कर रही हूँ मैं आपके, है ना, जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, बच्चा इस जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया। ये तो बच्चों को फिर भी याद हो जाता है कि भाई प्रोएन्सेफेलोन, मेसेंसेफेलोन एंड रोम्बेएन्सेफेलोन, ये तो फिर भी याद हो जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन वो सीक्वेंस में याद कर लेंगे, लेकिन ये इतना डिटेल में बच्चा नहीं पढ़ता। इसीलिए मैंने फुल डिटेल में आपकी ये बच्चा यहाँ पर स्लाइड लगाई है कि हमारे शरीर में जब बच्चे माँ के पेट में होता है तो न्यूरल ट्यूब बदलती है। न्यूरल ट्यूब जब बनती है तो ये 3 ब्रेन के हिस्से होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 5 हफ्ते पर पहुंचता है तो अब देखो इनमें भी तो डिवीजन होता है ना, तो ये यहाँ डिवीजन होना शुरू हो जाता है न्यूरल ट्यूब का, है ना। तो सेकेंडरी ब्रेन वेसल आपकी यहाँ पर बननी शुरू होती है। तो ये जो आपका प्रोएन्सेफेलोन है ये टेलेंसेफेलोन एंड डायएन्सेफेलोन में टूट जाएगा। मेसेंसेफेलोन एज इट इज रहेगा क्योंकि मिड ब्रेन बहुत छोटा हिस्सा होता है। और जो रोम्बेएन्सेफेलोन है वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मेटेन्सेफेलोन एंड माइलेन्सेफेलोन। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इनकी हिंदी नहीं है बच्चा, प्लीज इनको ऐसे ही याद करो। देखो आप लोग बोलोगे तो मैं ऐसे लिख दूंगी इनको, अगर किसी को पढ़ने में ही दिक्कत है तो, बट मुझे नहीं लगता इतना इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। ठीक है, आप तो समझ सकते हो, आप तो समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन कि भाई फोर ब्रेन जो है, जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, 2/3 पार्ट में फैला हुआ है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या, हिप्पोकैम्पस। ये जो हिप्पोकैम्पस है ना बच्चा, इसको हम अपने दिमाग की हार्ड डिस्क बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क या फिर आपकी हार्ड ड्राइव कहा जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये वाला आपका जो सेक्शन है ये वाला, ठीक है, जिस तरह से बच्चा हमारी बॉडी के अंदर आपकी, जैसे हम कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेव हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि चलो इसको हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं, परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा। कोई भी चीज यदि एक बार आपके हिप्पोकैम्पस में चली गई तो वो परमानेंट स्टोरेज का पार्ट हो जाती है, डिलीट नहीं होगी। और हिप्पोकैम्पस का जो साइज है ना वो लड़कियों में बाय नेचर बड़ा होता है, वो लड़कियों में बाय नेचर बड़ा होता है कंपेयर टू लड़कों के। जैसे आपने एक और चीज बोली होगी बच्चा लड़कियों के लिए कि मैम अरे मम्मी इसको ना समझ कुछ नहीं आता, देखो मैथ में मेरे नंबर ज्यादा आए हैं, इसके ना हिंदी इंग्लिश रटने वाले सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा आते हैं। रट तो है मम्मी, रट लेती है चीजों को ना, इसको रटना आता है बस। वो रटती नहीं है, उनकी बॉडी के अंदर हिप्पोकैम्पस यानी जो ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, मेमोरी वाली चीजों को स्टोर कर सकता है, वो लड़कियों के अंदर बाय नेचर ही बड़ा है। एक और चीज है लड़कियों के अंदर, जो इमोशनल फैक्टर होते हैं यानी जो उनकी मेमोरी को बिल्कुल हिट कर गए हैं, वो भी ज्यादा लंबे समय तक सेव रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर इमोशनल ब्रेकडाउन होता है किसी भी फैमिली में तो औरतें रोती भी हैं, लड़के कम रोते हैं, है ना। रोने के बाद भी उनके दिमाग से वो बातें नहीं निकलती क्योंकि उनके हिप्पोकैम्पस के अंदर वो डेटा सेव है। सबसे बढ़िया फनी तरीका बताऊं आपको याद करने का, आज ना आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी जब तुम्हारी शादी हुई थी तो क्या क्या हुआ था, है ना। आपकी मम्मी एक एक बात डिटेल में बता देंगी, भैया इनकी मामी ने ऐसे कहा, तेरी बुआ ने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, चचिया सास ने ऐसे कहा, तायस ने ऐसे कहा। वो एक एक बातें आपको बता देंगी डिटेल में, है ना, जो भी उनको ताने सुनने को मिले होंगे। अब आपके पापा से पूछ के देखना, वो क्या बात बताएंगे, गर्मी थी, सर्दी थी, ये आया था, वो आया था, ऐसी बातें बताएंगे। लेकिन जो बातें आपकी मम्मी बताएंगी वो नहीं बता रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे, रीजन कि वो उन्हें याद ही नहीं है क्योंकि वो उनको इमोशनली हर्ट ही नहीं किया। तो इसीलिए जो इमोशनली हर्ट करती है ना चीजें, उनको भी जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा स्टोर कर सकती हैं क्योंकि हिप्पोकैम्पस में जाकर सेव हो जाता है। और ये लड़कियों की हार्ड डिस्क होती है जो बाय नेचर लड़कियों में बड़ी है लड़कों के मुकाबले, है ना। बहुत बार ये छोटी छोटी चीजें बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं घरों में। भाई मान लिया कि अगर लड़की को नॉलेज है बट लड़के को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूं कि अपने घर में आगे चलकर झगड़ा मत करना। लड़कियों के अंदर ब्रेन में क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है वो सब एडवांस में ही जान लो और लड़कियां भी जान लो, जिससे कि ताकि तुम्हें भी आसानी हो। नेक्स्ट पार्ट है एमेगडेला। भाई इस एमेगडेला के ऊपर तो बहुत लोगों के घर में लड़ाई हुई होगी। आप कोई बहुत इमोशनल मूवी देख रहे हो, जैसे मुझे याद है मुझे नीरजा मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल लगी थी, है ना, जो एयर होस्टेस के ऊपर बनाई गई थी जिसमें सोनम कपूर ने एयर होस्टेस का रोल प्ले करा था। बहुत इमोशनल वो मूवी मुझे लगी थी, जो बाद में वो आपकी दिमाग से निकल रहा है यार एक्टर का नाम, एक्ट्रेस जो है उसमें, है ना, वो जो बाद में स्पीच देती हैं अपनी बेटी के लिए, वो बिल्कुल ऐसी इमोशनल स्पीच होती है कि शायद ही कोई बंदा होगा जिसकी आंख में आंसू ना हो, है ना। अब उस समय पर पता है क्या, जैसे ही हम थिएटर से बाहर निकले तो हमने देखा, क्योंकि अभी तो देखो पिछले 10 साल से मुझे याद नहीं है कि मैं थिएटर में गई हूँ, मतलब मेरे ख्याल से शायद नीरजा ही थी जो मैंने थिएटर में मूवी देखी थी, और उसके बाद में मुझे याद नहीं है, वो 8 साल पहले आई है, 10 साल पहले आई है ना, तो इसीलिए वो मुझे थोड़ी ज्यादा भी याद है। तो बेसिकली बच्चे आपका क्या होता है, जब बाहर निकलते हैं सब लोग, तो मैं ऐसे देख रही थी कि कौन रोया है कौन नहीं रोया, और जो नहीं रोया ना, मैं फिर बाद में बोल रही थी यार कितना बेकार आदमी है ये, देखना इतनी इमोशनल मूवी थी और इसकी आंख में आंसू भी नहीं आए, है ना, ऐसे कोई कैसे हो सकता है, इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। पत्थर दिल की बात नहीं होती, एमेगडेला का चक्कर होता है। ये एमेगडेला लड़कों के अंदर साइज में बड़ा होता है, ये लड़कों के अंदर साइज में बड़ा होता है और लड़कियों में छोटा होता है, और लड़कियों में क्या होता है बच्चा, ये आपका छोटा होता है। इसीलिए जो भी इमोशनल वाली चीजें होती हैं, जो भी इमोशनल वाली चीजें होती हैं, लड़के जो होते हैं वो उसको अपने अंदर ज्यादा स्टोर करते हैं। ठीक है, लड़के जो होते हैं बच्चा वो उसको अपने अंदर ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। लड़कियां देखा होगा कोई चीज हो जाती है, जल्दी थोड़ा घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, वो एमेगडेला का ही चक्कर होता है। भाई हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, तो ये एमेगडेला साइज में बहुत छोटा है, तो जैसे ही केमिकल रिलीज हुए तो ये जल्दी भर गया तो लड़कियां घबरा जाएंगी,
डर जाएंगी और थोड़ी सी परेशान हो जाएंगी और उनका रोना आना शुरू हो जाता है। जैसे ही एमिगडाला भरा उनको तुरंत रोना आना शुरू हो जाएगा, है ना। और लड़कों के अंदर बाय नेचर ये जो एमिगडाला होता है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए लड़के जल्दी से रोते नहीं हैं। तो इसमें कोई ऐसा रीजन नहीं होता है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा मतलब है, कुछ भाई मतलब लड़कों के अंदर वो बहुत टफ है या कुछ ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं। अच्छा, इसको बाय प्रैक्टिस चेंज करते हैं। जैसे जो लड़कियां मिलिट्री में होती हैं या किसी भी ऐसी अच्छी फोर्स में होती हैं, उनके दिमाग को ऐसा प्रिपेयर किया जाता है कि ये एमिगडाला के पास में यही सिग्नल जाए, यही मैसेज जाए कि नहीं, आंख से आंसू नहीं निकालना है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं लोग प्रैक्टिस से। और बहुत बार लड़के इतने इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कि वो छोटी छोटी बातों पर भी रो देते हैं, है ना। मेरा जो अपना पर्सनल बच्चा आपका सजेशन है वो ये है कि भाई लड़का हो या लड़की, लेकिन अगर आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है सो रोना चाहिए। रोना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हर समय रोतू राम नहीं बन के रहना है आपको, है ना। आपको क्या करना है, मतलब बहुत बार ऐसे लड़कों को देखा है कि नहीं वो रो नहीं रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मत कीजिए। बाथरूम में जाके रोना है, बाथरूम में जाके रो लीजिए। आप किसी के सामने नहीं रोना चाहते हैं, रात को सोने से पहले रोने का मन है, लेकिन अगर आपको रोना आ रहा है तो हमें उस चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमको रो लेना चाहिए। हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी रिफ्रेश फील करती है। ठीक है, चलिए। तो क्या बच्चा, ये आपका एमिगडाला साइज में लड़कों में क्या होता है बच्चा, बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। सेरिब्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रामस्तिष्क, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रामस्तिष्क। जहां हिंदी अवेलेबल होगी मैं खुद ही लिख दूंगी, ठीक है। थैलेमस को थैलेमस ही बोलते हैं हिंदी में, और हाइपोथैलेमस को हिंदी में हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को हिंदी में हाइपोथैलेमस ही कहा जाता है। तो आज हम इसी पर लिमिटेड रहेंगे। आपका 4 ब्रेन कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 4 ब्रेन के 3 पार्ट हैं, प्रामस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं किस पर बच्चा, आपके थैलेमस पर। सबसे पहले हम थैलेमस पर आपके मूव करते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिनमें से 3 को कंट्रोल करता है आपका थैलेमस, यानी स्किन, त्वचा को, आपकी टंग को यानी जीभ को, आपकी टंग यानी जीभ को, ठीक है। और इसके अलावा आपकी नोज को यानी नाक को, नोज यानी नाक को। तो थैलेमस हमारे शरीर में जो 4 ब्रेन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है वो स्किन, टंग और नोज को कंट्रोल करता है। यही काम होता है आपके थैलेमस का। अब आते हैं हाइपोथैलेमस पर। किस पर? हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस बहुत इंटरेस्टिंग है ना। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, है ना। चुरा के दिल मेरा, चुरा के दिल नहीं, हार्ट फीलिंग लेस ऑर्गन है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा। आपको लगता है हार्ट अटैक हो गया, दिल भारी हो गया, है ना, दिल टूट गया। भाई हार्ट फीलिंग लेस ऑर्गन है। हार्ट कोई भी फीलिंग फील ही नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, कोई पार्ट नहीं है जिससे हार्ट फीलिंग्स को फील कर सके। ये जो भी कुछ तुमको फील होता है ना, कुछ भी आपको, है ना, तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहता हूं, ये कोई भी चीज है जिसको देखकर आपको लव फीलिंग क्रिएट हुई है ना, एक तरफा प्यार, ये जो लव फीलिंग आपको क्रिएट हुई है, इसका जिम्मेदार आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है। यानी किसी भी चीज के लिए लव फीलिंग, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, प्यार, कुछ भी चीज का आपको तुमको प्यार हुआ है ना, तो वो हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, याद है ना ये वाली लाइन। यानी आपको नफरत वाली फीलिंग, हेट, नफरत वाली फीलिंग, हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है ना। अगर तू यहां से 2 मिनट में नहीं गया ना तो मैं तेरा कचुम्बर बना दूंगा। यानी गुस्सा आना, क्या? गुस्सा आना। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किसको? गुस्से को आने को। किसी भी चीज को देखकर दया फीलिंग, अरे बेचारा, है ना, ये जो दया फीलिंग, सिंपैथी आपको आती है, ये कौन जिम्मेदार है? आपका
हाइपोथैलेमस। वो मेरी नींद, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा चैन लौटा दो, है ना, लौटा दो। वो मेरी नींद, क्या 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 शब्द बोले मैंने, वो मेरी नींद, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा चैन, चैन मतलब सेटिस्फेक्शन, है ना, आराम। ये सब हमारे शरीर में दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सबके सब क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे शरीर को भूख लगी है, दिमाग का कौन सा हिस्सा बताता है, हाइपोथैलेमस। नींद आ रही है, हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास लगी है, हाइपोथैलेमस बताता है ना। एक गाना है ना, वो आपका एक और गाना चल रहा है आजकल, कुछ बुखार बुखार करके गाना चल रहा है वो, है ना, थर्मामीटर और बुखार करके एक आपका ऐसे गाना चल रहा है। तो ये भी हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ओके, ठीक है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में यार, प्रथम मत किया करो आप डिस्टर्ब। इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रही हूँ, तुम वही उस हिंदी इंग्लिश पे ही अटके पड़े हो। ठीक है, तो क्या प्यार वाली फीलिंग, नफरत वाली फीलिंग, गुस्सा, दया, नींद, भूख, प्यास, चैन, शरीर का तापमान सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी का थर्मामीटर कौन है ना, थर्मामीटर टूट गया, है ना, टपक टपक के आज पसीना, ऐसे करके भी तो कोई आपका एक गाना है ना। तो थर्मामीटर ऑफ बॉडी, आप क्या आंसर लगाओगे, हाइपोथैलेमस। क्या आंसर लगाओगे आप, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या आंसर लगाओगे आप, हाइपोथैलेमस बच्चा आंसर लगाओगे। क्लियर, समझे समझे। हाँ बिल्कुल, राहुल ने एकदम सही बात पकड़ी है कि मैम सबका जिम्मेदार है ये हाइपोथैलेमस, सबका जिम्मेदार है ये हाइपोथैलेमस। चलो कुछ और मजेदार बातें सीखते हैं। अब आते हैं सेरिब्रम पर। देखो हमारे दिमाग के फोरब्रेन वाले पार्ट में, दिमाग के तीनों हिस्सों में सबसे बड़ा फोरब्रेन, और फोरब्रेन में सबसे बड़ा है सेरिब्रम। यानी हमारे दिमाग के 2/3 पार्ट में, फोरब्रेन के भी 2/3 पार्ट में तो सेरिब्रम ही है, प्रमस्तिष्क है। इसमें आपके 4 लोब होते हैं। कुछ किताबों में हिप्पोकैम्पस भी इसी का एक पार्ट लिखा हुआ मिलता है, बट वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेरिब्रम के 4 लोब हैं। फ्रंटल लोब यानी अग्र हिस्सा, ठीक है। पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब। अब इनकी हिंदी यही होती है, क्योंकि जो इनकी हिंदी है ना वो द्रढ़ विरड़ करके वो बड़ी अजीब है, तो इनको आप ऐसे ही याद कर लेना। ओसिपिटल ही लिख कर देता है आपका एग्जामिनर, ओसिपिटल लोब, और इसको पैराइटल लोब। इतना डिटेल में साइंस नहीं पढ़ा होगा भाई ब्रेन तुम लोगों ने। टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये बच्चा क्या होते हैं, आपके 4 लोब होते हैं, किसके अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, यानी कि हमारे सेरिब्रम के अंदर। इनमें से हमारे दिमाग का सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा कौन सा है, तो आप आंसर लगाओगे, हमारे दिमाग का सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा होता है फोरब्रेन, है ना। ये मैं लिख ही देती हूँ, नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। सबसे इंटेलिजेंट पार्ट जो है आपका फोरब्रेन होता है सबसे ज्यादा। अब फोरब्रेन में जो है, फोरब्रेन में सबसे इंटेलिजेंट क्या होता है आपका, ये फ्रंटल लोब। आप जितने भी IQ लेवल के क्वेश्चन सोल्व करते हो, फ्रंटल लोब ही करता है। आपका सबसे कोई भी चीज का, मतलब किसी चीज का क्विक रिस्पॉन्स देना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना, ये सब फ्रंटल लोब का काम है। सबसे इंटेलिजेंट पार्ट यही है हमारे दिमाग का। और ये एक और चीज कंट्रोल करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप लोग क्या सोचते हो भाई, लड़कियां सोचती हैं अपना बढ़िया टिंच पिंच तैयार हो गए तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और लड़के सोचते हैं कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो अपना टाई सूट पहनना। नहीं,
ये जो गेस्चर पोस्चर है ना, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है डिलीवरिंग ऑफ थॉट्स, यानी आप अपने विचारों का आदान प्रदान कितना कर पा रहे हैं, दूसरे को कितना सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैं लगातार बोल रही हूं कि ये चीज मत कीजिए मत कीजिए, वो फिर भी वही कमेंट करने में लगे हुए हैं। दैट्स मीन कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खराब है। आप सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हैं, जिससे आपकी नॉलेज कभी भी उतनी इनहेंस नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिंपल होता है विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। यहीं पर एक डिसऑर्डर होता है हम ह्यूमंस के अंदर, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको आम भाषा में माता, भूत, प्रेत, चुड़ैल, छलावा, ये सब चीजें कहा जाता है। रियल लाइफ में, मेडिकल लाइफ में ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ना ही पुराने समय में किया करती थी। सिर्फ इंसान के अंदर जब कोई साइंटिफिक चीज मनवानी होती थी लोगों को, तो उन्होंने डर की भावना को पैदा किया। जैसे पीपल और तुलसी का पौधा रात और दिन दोनों के समय आपका ऑक्सीजन देता है। पीपल का कभी किसी को आज तक बीज नहीं लगाना पड़ा होगा, अपने आप पीपल का पेड़ उग जाता है। कभी नहीं देखा होगा कि पीपल का पौधे को बोया जा रहा है, अपने आप ही हो जाते हैं, दीवारों में उग जाते हैं, खेत में उग जाते हैं। बहुत वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी पीपल का पौधा सरवाइव कर लेता है, आपने देखा होगा। साइंटिफिकली बहुत सारा मेडिकेशन के रूप में पीपल के पौधों का उपयोग किया जाता है, उसके बहुत सारे पार्ट से अलग अलग दवाइयां बनाई जाती हैं। अब तुम लोगों को ये बताओ दवाइयां बनाई जाएंगी इसलिए नहीं काटना है या कुछ भी है। जैसे हम बोल रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, नदियों को दूषित मत कीजिए, लेकिन हम मान थोड़ी रहे हैं, है ना। तो फिर वहां पर श्रद्धा जोड़ने की कोशिश की गई, तो बोला गया कि भाई पीपल के पेड़ पर देवताओं का वास है। अब क्योंकि इंडिया में रिलीजन बहुत सारे हैं, तो वो भी गड़बड़ वाली चीज हो गई। फिर साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे काम नहीं बनेगा, एक काम बोल देते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, है ना। क्योंकि भूत का तो देखो कोई आपका धर्म, जाति, इन सब चीजों से मतलब होता नहीं है, तो भूत तो सबके लिए इक्वल है। तो लोगों में डर की भावना को क्रिएट किया गया, इस डर को बनाया गया। रहते थोड़ी ना है कोई भी भूत, लेकिन बोल दिया गया। अब एक ही बात को या एक ही झूठ को, पता है जब बहुत बड़े समूह में बोला जाता है तो लोग उसको सच मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हम इंसानों के साथ में भी, जहां भूत, माता, प्रेत, चुड़ैल, इन सब चीजों को सच मानना शुरू कर दिया। इसका मैं आपको लाइव बेस्ट एग्जांपल दूंगी। आप बोलोगे मैम ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई भूत ये नहीं होते, हमने देखा है इस मंदिर में उस मंदिर में। देखो मैं ना तो किसी मंदिर का नाम लूंगी, ना ही मैं यहाँ पर किसी धर्म के रिगार्डिंग बात करूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा सा इनसे अलग ही हटकर चलती हूँ। मेरा बहुत क्लियर मानना है कि हम एक सेक्युलरिज्म कंट्री में रहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, जहां शायद हमें धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और बंदे को अगर आपको कुछ कहना है या बात करनी है, उसके नॉलेज के आधार पर कीजिए। वो काला दिखता है, वो गोरा दिखता है, वो ये दिखता है, वो छोटा है, वो नाटा है, वो लंबा है, ये सारी चीजों से ऊपर उठ के अगर हम सोचे कि वो सोचता क्या है, उसकी सोच क्या है ना, उन सब चीजों पर हमको बात करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे मैम कोई बेस्ट एग्जांपल दो जहां पर तुम्हें ये प्रूफ कर सके कि भूत प्रेत नहीं होते। एक बात बताइए, ये भूत प्रेतों का कोई टैग है क्या कि मतलब ये मिडिल क्लास और पुअर बेल्ट पर ही आएंगे? कभी तुमने सुना है कि भाई टाटा बिरला अंबानी के घर में कोई चुड़ैल आई है, कोई माता आ गई किसी पे, भूत आ गए किसी पे? वो लोग भी तो पूजा पाठ करते हैं, खूब अच्छे अपने घरों में फंक्शंस कराते हैं बड़े बड़े। कभी नहीं सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे। कभी किसी साइंटिस्ट को सुना है कि फलाने साइंटिस्ट ने भूत देखा था, फलाने ने ये करा था? डॉक्टर को सुना है? कभी भी किसी सक्सेसफुल आदमी के मुंह से या औरत के मुंह से आप कभी इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे कि भूत, प्रेत, माता, चुड़ैल ये सब चीजें होती हैं जो इंसान के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कोई ये कहे कि मेरे ऊपर दुर्गा माता आ रही है, पागल बनाया जा रहा है, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब ढोंगबाजी होती है, सब झूठे फालतू के, मतलब बोलते हैं ना ढकोचलेबाजी होती है वो उनकी। अब होता क्या है कि हम जैसे लोग सच बोलने वाले बहुत कम हैं और अंधविश्वासी लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ये अंधविश्वासी लोग हम जैसे लोगों को दबा लेते हैं, है ना। हम जैसे लोगों पर इतना प्रेशर, फिर फैमिली प्रेशर आ जाता है, अरे बेटा तू क्यों बोल रही है, तू क्यों सिखा रही है कुछ भी, सही बात छोड़ ना, लोग ऐसे ही है ना। तो फिर हम जैसे सही लोग बोलने वाले या सही बात सिखाने वाले लोग चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अंधविश्वास बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में फैल चुका है। तो दिमागी रूप से ये सब चीजें कैसे, कहां एग्जिस्ट करती हैं? मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर चांसेस हैं 1 या 2% लोगों में रियलिटी में हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा ब्रेन होता है। आप जो भी चीज अपने दिमाग में सोचोगे वो आपको दिखाई देगी। कैसे?
जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं तो मूवीज में एक टाइम फिक्स है कि 12 से लेकर 3 बजे तक का समय आत्माओं के लिए बनाया गया है, भूतों के लिए बनाया गया है। काली शक्तियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। अगर 12 से 3 के बीच में तुमको सुसु लग गया, अब तुम सुसु करने जाओगे ना बाथरूम, तब तुम 4 बजे सोचोगे अरे 1 बज रहा है यार, कोई काली शक्ति एक्टिव हो रही होगी, अरे कोई काली शक्ति ना पकड़ ले। तुम्हारा दिमाग सोच रहा है लगातार, है नहीं, तुम सोच रहे हो। और बहुत बार हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो सोचते सोचते 3D इमेज क्रिएट कर देता है। जैसे बहुत बार आपके साथ ऐसे हुआ होगा कि कोई कट्टा बोरी धरा हुआ है घर में, या फिर कोई आपका मटका रखा है, या कोई ऐसी शेप में सामान रखा है कि ऐसे लग रहा है कोई बैठा हुआ है, कोई कपड़ा ओढ़ के बैठा हुआ है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, वहां सामान रखा होता है आपके घर का, लेकिन कुछ था नहीं, हमें ऐसा लगा कि कोई था। तो ये सिर्फ लगता है। एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे ना ऐसे ड्रग्स आते हैं कि अगर आदमी उन ड्रग्स को ले ले और वो ये सोचे ना जून की भरी गर्मी में कि बर्फ पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, भाई तुम उस आदमी को कपड़े उतार के खड़ा कर दो तुम उसको बिल्कुल एकदम बीच चौक में। अगर उसने सोच लिया कि बर्फ पड़ रही है, वो सोचता ही रहेगा बर्फ पड़ रही है, बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन उसको दिखाई दे रहा होगा अपनी आंखों के सामने कि बर्फ पड़ रही है। बर्फ पड़ थोड़ी रही थी, उसके ब्रेन में एक ऐसा ड्रग गया हुआ है कि जो वो सोचेगा वो उसको दिखाई देगा। तो उसको सिर्फ दिखाई दिया, बर्फ पड़ तो नहीं रही थी, हम तो सब नॉर्मल देख रहे थे धूप हो रही है। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने देखा होगा, वो ऐसे करके एक डिलीवरी बॉय है जो ऐसे करके खड़ा हुआ है पिछले 2 घंटे से ऐसे करके, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये ज़ोंबी ड्रग है ना, ज़ोंबी ड्रग है। तो आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है जहां ज़ोंबी ड्रग सप्लाई किया जाता है और जहां लोग बच्चे इसको लेते हैं, है ना। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन होती हैं चीजें, बट इलीगल तरीके से हर चीज हर कंट्री में आपकी हो ही जाती है। तो वो क्या करता है, वो ड्रग क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके सारे के सारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, डाइजेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, सब कुछ स्लो चला जाएगा। और आप जहां हैं, जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में ही आप ऐसे हो जाएंगे, रेस्ट की कंडीशन में चले जाएंगे। कितना भी कोई तुम्हें हिलाए डुलाए कुछ भी करे, गिर जाओगे नीचे, लेकिन आपको अपनी कॉन्शियसनेस वापस नहीं आएगी जब तक वो ड्रग आपकी बॉडी में एक्टिव है ना। तो वो ज़ोंबी सच में थोड़ी ना कोई ज़ोंबी है, वो एक दवाई है, वो एक ड्रग है जिसको बनाया गया था लोगों को बेहोश करने के लिए। अब उसको कम अमाउंट में लोग ले लेते हैं तो उनको दिखता भी रहता है कि भाई हाँ मेरे को याद भी है चीजें, और वो मतलब एक अलग दुनिया में भी पहुंच जाते हैं। तो ये भूत प्रेत माता चुड़ैल ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैंने भी खुद अपनी आंखों से औरतों को ड्रामा करते हुए बहुत देखा है। एक और चीज मुझे समझ नहीं आती है, भूतों का कोई टैग है क्या कि मतलब उनको भी औरतों पे ही आना है, आदमियों पे कम आते हैं? एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, कोई भूत था, मान लिया कोई गरीब आदमी मर गया, भाई उसको टाटा बिरला अंबानी के घर जाना चाहिए ना, भूत बन के, प्रेत आत्मा बन के, वहां आराम से रहेगा यार, ऑर्डर करेगा निफराम अपना मस्त बैठा बैठा। गरीब के घर में आके क्या मिला भूत को? फिर से वही स्ट्रगल, फिर से वही सारी की सारी चीजें। या मिडिल क्लास में भी सेम ही बात है, औरतों पे आके क्या मिल रहा है भूतों को? एक बात बताओ, कुछ नहीं मिलता। 90% इंडिया में तो सच्चाई है, औरतें तो ड्रामा ही करती हैं, मैं सही बता रही हूँ। बीइंग अ फीमेल मैं खुद भी बोल रही हूँ, 90% इंडिया में लड़कियां ड्रामा करती हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, है ना। मैंने भी बहुत सारे रीजन ऐसे सुने। कोई काम चोरी की आदत होती है किसी को, है ना, किसी को ये होता है कि मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करनी है तो मैं इस बहाने से करके शादी करवा लूंगी, है ना। किसी को कुछ अलग अलग रीजन होते हैं, है ना। जब उनको दिखता है कि भाई ये बात नहीं मानी जा रही है, चलो ये वाला हथियार अपना लेते हैं, क्योंकि अंधविश्वासी तो लोग हैं ही इंडिया में। एक और चीज है, जैसे मैं बचपन से गाँव में पली बड़ी हूँ, तो मैंने ना बहुत देखा है ये सब चीजें ना अपने गाँव में। अगर घर में 3 बहुएं हैं ना, तो भाई एक बहू जो जिसमें काम चोरी की आदत होगी, जिसको, क्योंकि गांव में तो देखो काम करती ही है बहुएं आपकी, है ना, सारी वो काम जो है जिम्मेदारी बहुओं पे डाल देते हैं। हालांकि वो चीज गलत है, लेकिन फिर भी अब जिसमें एक में काम चोरी की आदत होगी ना, उसको बहुत बढ़िया तरीका मिल रहा होता है कि भूत आ रहे हैं भाई मेरे पे, तो मैं कोई काम नहीं करने वाली, मेरे ऊपर भूत आ रहे हैं, है ना। कब्रिस्तान में रात को जाओ या मत जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भूत प्रेत वहां रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपको। लेकिन अगर तुम मेरे को ये बोलो ना कि मैडम ये लो 5 लाख रुपया, तुम कब्रिस्तान में चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रीजन पता है क्या? क्योंकि बचपन से जैसे तुम्हें पाला गया है वैसे ही मुझे भी पाला गया है। मेरे भी घर में
भूत प्रेत की कहानियां सुनना, बचपन में छोटे बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है किसी भूत की कहानी को सुनने में, है ना, स्पेशली जो हमारे वाली जनरेशन थी। अब जो हमारे बच्चे हैं हम कंट्रोल करते हैं उन पर कि उनको ना सुनाया जाए, क्योंकि बचपन में ही वो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है। लेकिन हम लोग चाचा से, ताऊ जी से ऐसे भूत की कहानी सुना दो, छलावा की कहानी सुना दो, तो वो इमेज क्रिएट हो चुकी है, वो दिमाग में डेटा सेव है, तो वो डर इतना ज्यादा बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर कि कोई आ रहा है, छन की आवाज आ रही है, ये हो रहा है, वो सारे थॉट ऐसे क्रिएट होते हैं कि सम टाइम हमको ऐसा लगता भी है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और इंसान को अटैक आ जाता है या ठोकर खा के नीचे गिर जाता है डर से, और इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। तो जैसे तुम्हारे अंदर वो डर वाली फीलिंग है, डर वाली फीलिंग मेरे अंदर ही है, मैं ये नहीं कहती, बेशक चाहे मैंने पढ़ लिया है, स्टिल मेरे अंदर डर वाली फीलिंग है, क्योंकि बचपन में जो चीजें सिखाई गई हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, है ना, वो हमारी बाहर नहीं निकल सकती हैं, बट काफी हद तक काबू कर लिया गया है। जैसे घर में पहले मेरी भी यही हालत होती थी कि भाई गांव में तो देखो बाथरूम थोड़ा दूर होता था, ऐसे थोड़ी ये रूम से अटैच हमारे बाथरूम होते थे, तो अगर रात में अगर मान लिया कि भाई सुसु लग गया और सर्दियों का समय है, तो भाई किसी ना किसी को साथ में लेके जाते थे कि भाई चलो सुसु करने जाना है हमको, इतना डर लगता था। अभी उतना माइंड को नॉलेज है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, चलो अपना काम करो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे बोलते हैं मैम मेरे साथ रियल में हुआ है, मैम मैंने एक औरत देखी है सफेद साड़ी में। अच्छा, ये भी बात मुझे समझ नहीं आती, भूतों का कोई ड्रेस कोड है कि वो सफेद साड़ी में ही आएगी या काली साड़ी में ही आएगी? कभी तुमने देखा है कि पीले रंग की एकदम सुनहरे कलर की साड़ी में आपकी किसी ने भूत को देखा है? या साड़ी ही क्यों पहनेगी, है ना। कभी तुमने सुना स्कर्ट में दिखी थी मैम मेरे को भूतनी, मैम जीन्स पहन रखी थी भूतनी ने, तो ये ड्रेस कोड कहां से आया? सोचा कभी तुम लोगों ने, दिमाग लगाया, क्यों, कहां से आया ये ड्रेस कोड? ये ड्रेस कोड मूवीज से आया है। हमें जितनी कहानी और मूवीज दिखाई गई है ना बचपन में, उनमें यही कलर हमको दिखाई जाते हैं, वो ऐसे आवाज सुनाई जाती है ना। ये तो जो हॉरर मूवी के प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो खुद बोलते हैं कि आप हॉरर मूवीज से आवाज हटा दीजिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन रखिए, आवाज मत रखिए, उसका 80% जो डर वाला फैक्टर है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना। तो ये आवाज डालना, ये कपड़े डालना, ये सीन क्रिएट करना, ये सब मूवीज और कहानियों का खेल है जो हमारे दिमाग के अंदर घर करके बैठ गया है कि भाई ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। मैम अकेले जाओ तो फील होता है बट डर नहीं लगता बिकॉज ट्रस्ट है भगवान पे। हाँ ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप रखो। ओके तो चलिए भाई, आज के सेशन को हम लोग ऐसे ही यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भाई सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, बिंदास लगा होगा, फर्स्ट क्लास लगा होगा। लगा कि नहीं लगा कि मैम सारी तारीफें तो तुमने खुद ही कर ली हैं, हम क्या करें, है ना। तो कल हम क्वेश्चन भी करेंगे, मैंने क्वेश्चन इसके आपके ऐड कर लिए क्योंकि इस चैप्टर को लेकर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो मैं तो इस चैप्टर को पढ़ाती हूँ भाई नॉलेज पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो 5 साल बाद आपके काम बहुत आएगा ये चैप्टर, है ना। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में फिर भी डाउट है तो आप पूछ लेना। अगर क्लास में 10 बच्चे भी मेरी बातों से एग्री हो गए भूत प्रेत वाली, तो भाई मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैंने जो पढ़ाई की है वो सक्षम है, क्योंकि मैं सबको नहीं बदल सकती, ना ही मैं किसी श्रद्धा को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, ना किसी धर्म को, ना किसी जाति को। भाई सिंपल सी बात है, मेरा काम है कि मैं आपको सही चीजें बताऊं और वो काम मैं करती रहूंगी। ओके ठीक है, चलिए। हाँ, ब्रेन्स एक सीरीज आई है रियल बेस्ड पर, तिवारी इन्वेस्टर आत्मा से बात करता है। देखो ये सारी ब्रेन के रिगार्डिंग है। मैंने जो आपको चीजें बताई है ना, जो डेटा बताया है, उसको दिमाग में रखकर कोई भी हॉरर मूवी देख लेना, आपको कोई डर वर नहीं लगने वाला। पहले मुझे बहुत डर लगता था यार, सही बता रही हूँ। बचपन में ना मैं बहुत बड़ी वाली डरपोक थी। मेरे ख्याल से बचपन में क्या है, 10th क्लास तक भी बहुत बड़ी वाली डरपोक थी। जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई की हमने चीजों को, तब समझ में आया कि ये सब चीजें तो होती ही नहीं है, दिमाग का खेल होता है सारा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।